डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML. ठीक है. एक फोल्डर बनाएंगे आज की डेट में 033205 और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है. इसको हम लोग ओवर में कन्वर्ट कर देंगे. मंथ में 24 and date is 29/05/24. तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML. नोट कर सकते हैं, वेल एंड गुड. हम आपके सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये फाइल भी आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, तो नोट्स ज़रूर से मेंटेन कीजिएगा इसके. ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट इज़ HTML एंड क्या इसके रोल्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. आप HTML की हेल्प से वेब पेज बनाते हैं और वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट. जो जैसे कई बार इंटरव्यू हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ वेबसाइट. सो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेब पेज इज़ अ कलेक्टिव आउटपुट ऑफ HTML. में क्या होता है, टेक्स्ट, इमेजेस, बेसिक शेप्स, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब आपके एक पेज को बिल्ड करते हैं. सो HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ HTML. And HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describe the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML element tell the browser how to display the content, and HTML elements label pieces of content such as this is a header and this is a paragraph, etc. So ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जब आप एक इंटरव्यू में जाते हो कि व्हाट इज़ HTML. तो आप उनमें से 2 या 3 पॉइंट भी अगर सामने वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं तो सामने वाले को थोड़ा सा क्लियरिटी मिलता है कि एग्जैक्टली HTML क्या है. बट अभी जैसे हम लोग आज डे 1 पर देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, तो आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा आई गेस, या ऑलरेडी आपने किया हुआ है? किया हुआ है, वेरी गुड. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उन्होंने ऑलरेडी HTML किया हुआ है? ओके, तो फर्स्ट टाइम. ठीक है. सो बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं हम लोग. जिसको पहले से पता है, वेरी गुड, आपको अंडरस्टैंड करने में और आसानी होगी. और जिनके लिए बिल्कुल बिगनिंग है, आज डे 1 फर्स्ट टाइम वो लोग HTML के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उन्हें भी समझ में आएगा. बट क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी रिसेंट सॉफ्टवेयर से स्विच करते हैं किसी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारे लिए. ये सभी हाल फिलहाल में आपका सॉफ्टवेयर क्या कंप्लीट हुआ है? सभी का एनिमेट हुआ है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका भी एनिमेट हुआ है?
तो होता क्या है ना कि एक टूल बेस इंटरफेस से निकल के जब आप एक कोडिंग इंटरफेस में एंटर करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड रहेगा कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। बट ट्रस्ट मी 3 to 4 क्लासेस के बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे HTML के साथ, कि आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आप कुछ नया कर रहे हो उसके अंदर, है ना। तो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग अपने किसी एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ठीक है, वैसे तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है एनिमेट में भी हम ज़्यादा खुश होते नहीं हैं। एनिमेशन करना होता है, कार्टून कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसके लिए पोजेस बनाओ, ये सारी चीज़ें, तो हम कहीं ना कहीं बोर हो रहे होते हैं। बट हाँ, आउटपुट अच्छा लगता है डेफिनेटली उसका, कि अगर कुछ बना हुआ हम लोग उसका देख रहे हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। जैसे वॉल्ट डिज्नी के जितने भी करेक्टर अगर आप देखें, जो जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह बनी हैं, तो मूवीज़ देखने में बड़ी अमेजिंग होती हैं। समटाइम्स मन करता है इनको देख के कि हाँ भाई कुछ ऐसा बनाना आना चाहिए, बट जब लोग रियलिटी में आते हैं तो पता चलता है काफ़ी एफर्ट्स हैं उसके पीछे। एनिमेशन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। हाँ, बेसिक एनिमेशन है तो बात अलग है। सो वैसा ही है वेबसाइट के अंदर भी, कि आप यहाँ से जो सीखने जा रहे हैं HTML, ये क्या है, फाउंडेशन है वेब का। मतलब वेब में जितना भी आप एडवांस लेवल तक टच करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी HTML के ऊपर ही रन होने वाली हैं। तो मतलब ऐसा समझो, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाएं इसको, आपके कंप्यूटर में कुछ ऑडियो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उसको देखने के लिए एक प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो विंडो क्लासिक प्लेयर हो या VLC प्लेयर हो, जो भी आपके पीसी में अवेलेबल होता है, उसके थ्रू आप उस कंटेंट को वॉच करते हो या लिसनिंग एक्सपीरियंस लेते हो ऑडियो के साथ। सिमिलरली वेबसाइट के अंदर अगर आपने कोई वेबसाइट रन करना है तो उसके लिए आपको HTML की रिक्वायरमेंट है। तो ये कोडिंग का प्लेयर है, तो इसलिए इसका नेम क्या है, HTML इज़ ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, या इसको और लेमन लैंग्वेज समझे, HTML इज़ अ वेब पब्लिशिंग लैंग्वेज, यानी कि वेब की जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो HTML के थ्रू ही पब्लिश होती है। सो इसको बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है। जितना इसके साथ कंफर्टेबल होगे उतना आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, ठीक है बहुत इजी। टैग्स बहुत सिंपल है इसके, यानी कि जो टास्क आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो वही नाम से इसका टैग है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक पैराग्राफ बनाना है तो P टैग है। फॉर एग्जांपल मुझे पेज का टाइटल लिखना है तो टाइटल टैग है। तो टैग्स बहुत सिंपल है, ठीक है। बट शुरुआत हर किसी चीज़ की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसलिए 3 to 4 क्लास आपको लग जाएंगे डेवलप होने में इसके साथ अच्छे से। तो जैसे भी हमने व्हाट इज़ HTML देखा, तो ये तो समझ में आ गया, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पॉइंटर भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, तो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो ये ब्राउज़र को डिस्क्राइब करता है कि भाई हमारा पेज का स्ट्रक्चर है क्या। बेसिकली अल्टीमेटली पेज कहाँ खुलेगा, ब्राउज़र में। ब्राउज़र आपका जो फेवरेट होता है या तो क्रोम होता है ना। सभी का आज की डेट में, चाहे वो एप्पल यूज़र है, एंड्रॉयड यूज़र है, सभी के लिए, मतलब विंडो यूज़र सभी के लिए क्रोम ही है वो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंटर आया कि HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट्स नाम दिया गया टेक्निकल, ये होते हैं टैग्स। तो HTML के अंदर जो नंबर ऑफ टैग्स होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। HTML एलिमेंट्स यानी कि HTML टैग्स टेल दी ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले दी कंटेंट, यानी कि अगर आपने P टैग लिखा है तो P टैग ये बता रहा है ब्राउज़र को कि ये पैराग्राफ हमने लिखा है। अगर हमने हेडिंग टैग लिखा है तो ये ब्राउज़र को बताएगा कि हेडिंग टैग को किस साइज़ में या किस तरह से रेंडर करना है आपने, राइट। और HTML एलिमेंट्स लेवल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ अ हेडर एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो ये क्या है, लेवल हेडर, मतलब कि H टैग जो है वो एक लेवल का काम कर रहा है, यानी कि स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे, उसके बिटवीन हम लोग अपना कोई मैसेज इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो समझेंगे सारी चीज़ें। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नीचे एग्जांपल्स, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट या फिर टैग, ठीक है। और सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग अगर यहाँ देखें, सो द डॉक टाइप जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज इन एन HTML5 डॉक्यूमेंट। पहले के टाइम में क्या होता था कि ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती थी, बट आज की डेट में मॉडर्न जितनी वेबसाइट्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर हम लोग सबसे पहली बिगिनिंग जो करते हैं वो इसके साथ करते हैं। पर्पज़ ये डिफ़ाइन करने से ब्राउज़र समझ जाता है कि आपने जो कोड किया है वो मुझे वर्जन 5 में रेंडर करना है। देन उसके बाद हमारा लैंग्वेज का नेम आता है HTML। दिस एलिमेंट इज़ दैट रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, यानी कि एंटायर कोड जो होगा वो इसी के अंदर रैप रहेगा, HTML स्टार्ट, HTML एंड और एंटायर कोड इन बिटवीन। देन फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है HTML के अंदर विच इज़ हेड। हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज, लाइक टाइटल वगैरह क्या होगा उसका, है ना।
सो हेड के अंदर फिर क्या आता है, टाइटल, एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल ऑफ द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन अ पेज टैब। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा रहा है टाइटल में, है ना, या जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो लिखा रहा है मीट, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, इस टाइटल टैग के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है ना। नेक्स्ट उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बॉडी। बॉडी वो पार्ट होता है जिसमें कंटेंट दिखता है। जैसे अभी ये जितना भी आप थ्योरी देख रहे हैं ये कहाँ दिखाई दे रहा है, बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है। दिस इज अ बॉडी एरिया, वाइट एरिया जो हम लोग देख रहे हैं। तो बॉडी एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी and is a container for all the visible content such as heading, paragraphs, image, hyperlinks, table, list, etc. Next है heading यानी कि H1. Elements define a large heading and P elements define a paragraph. So ये बिल्कुल बेसिक है और एक HTML पेज बनाने के लिए हमें इस तरह की कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ फाइल को, डाउनलोड, और हम इसको यहाँ से करते हैं कट और अपना आज की डेट में इसको अपने फोल्डर में लाके करेंगे स्टोर। सो अभी क्या होगा कि जब मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो इस पेज को आप प्रीव्यू कर पाओ क्योंकि मैंने लिंकिंग किया हुआ है उस चीज़ का, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो अगर हम लोग इसका कोड देखना चाहें कि इस पेज के पीछे कोडिंग क्या है इस आउटपुट को लाने के लिए, और ये जो टाइटल लिखा रहा सिंपल HTML डॉक्यूमेंट ये कैसे आ रहा है, तो आपको प्रेस करना है ब्राउज़र में कंट्रोल यू से क्या होता है आपका पेज सोर्स ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा रहा है डॉक टाइप HTML, देन HTML यहाँ मेंशन है। इसके अंदर एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ हुआ है जिसमें लिखा है EN स्टैंड फॉर इंग्लिश। इसका काम क्या होता है, ऑफलाइन तो इसका कोई रोल नहीं है, जब आपका प्रोजेक्ट बनने के बाद लाइव होता है तो ये दो काम करता है। एक तो आपके गूगल को ये बताता है कि जो हमने लैंग्वेज यूज़ की वो इंग्लिश है। दूसरा, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं ब्राउज़र में कि भाई मुझे को इंग्लिश समझ में नहीं आता, वो ट्रांसलेट हो जाए हिंदी में या किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन को रोक के रखता है कि भाई इंग्लिश में बनाया तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में बनाया तो हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक चेंज ना हो जाए, तो इसके लिए हमें इसको लगाना चाहिए। बट अभी अगर हम लोग ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसका पर्पस आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, हेड में हम जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था थ्योरी पार्ट के अंदर कि इसमें कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि पेज की हर एक छोटी बड़ी डिटेल, क्योंकि यही वो सेक्शन है जिसके बेसिस पर गूगल आपके पेज को इंडेक्स करता है अपने पास। सीधी सी बात है, आपने एक वेबसाइट बनाना सीख लिया, एक वेबसाइट बना के अगर वो किसी के पास तक नहीं पहुंची तो उसका फ़ायदा क्या है। हमारा वेबसाइट बनाने का पर्पज़ क्या, ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वो पॉसिबल तभी होगा जब आप गूगल में सर्चेबल होंगे। अगर आप गूगल में सर्च ही नहीं होगे तो आप दिखोगे नहीं किसी को, है ना। सो यहाँ पर अभी एसईओ के पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ पेज का एक टाइटल अवेलेबल है, बाकी एसईओ के पॉइंट से और ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। तो दो चीज़ें जो है यहाँ पर, जैसे कि मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 यहाँ पर अवेलेबल है। तो हर एक कंट्री की ना अपनी कैरेक्टर एनकोडिंग होती है। तो जितनी भी US इंग्लिश बेस्ड कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर US इंग्लिश का यूज़ होता है, वहाँ पर जो आपका कैरेक्टर सेट होगा, जो यूनिक कोड होता है, यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट, वो 8 होता है, ठीक है। तो जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपने किस लैंग्वेज में विंडो को इंस्टॉल करना है ना। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मेटा, और मेटा में इसका नेम होता है व्यू पोर्ट। कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल इज 1.2 मतलब 100%। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। यानी कि आपने कोई वेब पेज बनाया और आपने अगर उसके अंदर रिस्पॉन्सिव का कोडिंग किया होगा, साहिल एंड गौरव, साहिल एंड गौरव ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा साथ साथ, ठीक है। आपको दोनों लिंक भेजेंगे। हेलो, हाँ जी सर ये बैच तो मैंने चेंज करवाने के लिए बोला था सर। बैच चेंज कराने के लिए बोला था आपने?
हाँ सर। साहिल, मेरे पास इसी बैच में एंट्री आपकी आई हुई है। आपका शायद टाइम शिफ्ट किया गया है सागर सर को, आपकी शायद उमेश सर एंट्री हटाना भूल गए, तो आप लेफ्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो सर आपका मुझे पता नहीं, बात तो करी थी सर मैंने। कोई बात नहीं सर, आज नहीं आप सर, देख कोई लो बात नहीं, मैं जिस। पूछ लूँगा सर हाँ, से एक बार कल। ठीक है ठीक है। क्योंकि पता चला ये बैच भी निकल जाए और उधर का आज। भी आगे निकल गया हो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उससे अच्छा कि ले लो। ओके ओके सर, ठीक है, मैं ले लेता हूँ सर, मैं बाकी बात करूँगा सर से, उमेश सर ठीक से। है, ओके। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, टाइटल। टाइटल का काम क्या है कि जैसे अ सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हमने यहाँ मेंशन किया, तो ये हमें कहाँ रिटर्न हो रहा है, ब्राउज़र के टैब में, है ना। ये होता है हमारा टाइटल पेज का। सो इसके बाद हमारा हेड पार्ट क्या होगा, क्लोज। ओपन होगा बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर H1 के अंदर एक हेडिंग मार्क किया, माई फर्स्ट हेडिंग, एंड पैराग्राफ के अंदर हमने मार्क किया है फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये दोनों के आउटपुट आप देख सकते हैं। हेडिंग का आउटपुट आपको हेडिंग के साइज में दिखाई दे रहा है। H1 सबसे लार्ज साइज हेडिंग प्रोड्यूस करता है, एंड पैराग्राफ पी टैग जो होता है वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इस तरह से एक बेसिक HTML का पेज हमारा बन के रेडी होता है। अच्छा, अगर हमें कोडिंग को ओपन करना हो, ये तो हो गया कि भाई किसी लाइव वेबसाइट का आपने सोर्स चेक कर लिया। ऐसा आप किसी भी साइट का सोर्स कोड चेक कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से गूगल, और हमें इसको चेक करना है कि भाई इसका कोड क्या है, तो आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है और आप देखेंगे इसका हमें कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये इतना कुछ क्या है इसके अंदर, तो समझाएंगे आगे चल के आपको। इसमें बहुत सारी जे क्वेरी वगैरह अवेलेबल है, बहुत सारी ट्रैकिंग इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। बट इनका डिज़ाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो डिज़ाइनिंग पार्ट तो बहुत ही बेसिक है ना। एक इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ से अगर आपको ड्रैग करके दिखाऊँ इसमें, है ना। उसके बाद में एक फॉर्म फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जो हम लोग नीचे देख रहे हैं यहाँ। उसके बाद 2 बटन्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लैंग्वेज सेलेक्शंस हैं। राइट टॉप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ हमारे अदर टूल्स चूज़ करने के कंट्रोल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। फुटर में आते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई अबाउट, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, हाउस सर्च वर्क्स एंड प्रिवेसी, टर्म्स, सेटिंग्स, और किस कंट्री से हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो कंट्री का नेम। सो एक टाइम था कि गूगल जो था वो पूरे वर्ल्ड में मतलब एक ही जगह से ऑपरेट होता था। अब इनका मॉडल क्या हुआ कि काफ़ी पुरानी कंपनी है गूगल, ठीक है। इन्होंने अगर देखा जाए, जैसे हम लोग एक टर्म्स होता है ना गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो इन्होंने ये सोची कि 2000 में ही एज्यूम कर लिया था कि आने वाला जो टाइम होगा, जब जहाँ लोग कंप्यूटर के लिए एजुकेटेड ही नहीं थे ढंग से, तब इन्होंने एक फोरकास्ट निकाल लिया था कि भाई आने वाला जो टाइम होगा वो डिजिटल मार्केटिंग होगा। इनकी प्रोडिक्शन इतनी तगड़ी थी उस टाइम में। और आज से 24 साल पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गूगल एड्स को, जिसका नाम पहले गूगल एडवर्ड्स हुआ करता था। और आज लोग गूगल का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखते हैं। सोच रहे हैं आप तो कितना ये लोग दूरदर्शी रहे अपनी चीज़ों को लेके कि फ्यूचर क्या है। तो वही चीज़ है कि आप जिस फील्ड में एंटर हैं इस वक्त, राइट नाउ एट प्रेजेंट, तो आप जो करंट कर रहे हो वो तो आपको ध्यान ही रखना है, साथ साथ आने वाला टाइम के लिए मुझे अपना को प्रिपेयर कैसे रखना है, वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अगर अपना कंप्यूटर फील्ड में एंट्री का अगर मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो स्टार्टिंग फेज़ में मेरे घर वाले मेरे इस प्रोफेशन के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं कंप्यूटर में जाऊं। क्यों? क्योंकि दैट टाइम कंप्यूटर को कोई नहीं जानता था। और मैंने जब अपने लिए ये करियर प्लान किया, तो मैं मतलब ऐसा समझो घर के अंदर जैसे कि पता नहीं कुछ अलग ही करने जा रहा बट मुझे पता था कि आने वाला टाइम जो होगा वो कंप्यूटर का ही होगा। सो वो राइट टाइम था मेरे लिए कंप्यूटर फील्ड में एंटर करने का, और बहुत इजीली मेरी एंट्री हो भी गई। ठीक है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 1995 से कंप्यूटर चला रहा हूँ। ठीक है। इतना लंबा टाइम मुझे हो चुका है, शायद तब आप लोगों का कुछ का जन्म ही हुआ हो तो इस फील्ड के अंदर रेवोल्यूशन क्या है वो मुझे पता है, कैसे हम लोग इतनी हैवी मशीनरी से बहुत कॉम्पैक्ट मशीन में शिफ्ट हो गए। ठीक है। आज की डेट में आप लोग जो चला रहे हैं लैपटॉप्स वगैरह, काफ़ी हाई एंड लैपटॉप्स हमें आज की डेट में बहुत छोटे से पोर्टेबिलिटी के अंदर मिल जाते हैं। सेल फ़ोन हमारे कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। घड़ियाँ एनालॉग से स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब कंप्यूटर का ही एक रेवोल्यूशन है कि कैसे बड़ी टेक्नोलॉजी को हैंडी बनाया गया है। ठीक है।
और उसी के साथ साथ डिमांड्स बढ़ती जा रही। जैसे अभी तक क्या था कि सिर्फ स्मार्ट वॉच का कल्चर चल रहा था, अब आज की डेट में क्या है, स्मार्ट वॉच के अंदर एप्लीकेशंस भी आ गई हैं सो मैनी। जैसे आप देखते हो कि कुछ कंपनी है जिन्होंने 4G सिम के साथ भी स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया, जिसमें जैसे एप्पल तो बहुत पहले से सेल्युलर वॉच लॉन्च करते आ रहे हैं, बट अब इंडिया में जैसे फायरवोल्ट, नॉइज, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो इस तरह का लेके आ गई, जिसमें आपको कोई शॉपिंग करनी तो फ्लिपकार्ट से कुछ परचेजिंग करना तो आप उस घड़ी के अंदर ही कर लो। देखा जाए तो उसका कोई सेंस नहीं है। बस सीधी सी बात है, जो स्मार्ट वॉच ऑन करता है वो फ़ोन भी रखता होगा। अब ऐसी कौन सी उसकी परेशानी मुसीबत आ गई कि भाई फ़ोन के अंदर जा घड़ी में जाके वो चीज़ें करेगा। या स्मार्ट वॉच के और बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं। टेक्नोलॉजी कहते हैं ना कि जैसे किसी को बनाना हो तो ठीक है, बट समझदारी वाला काम नहीं है। अब जैसे घड़ी के अंदर आप देखो, घड़ी पहन के बाद भी अगर फ़ोन निकाल के बात करी तो क्या फ़ायदा स्मार्ट वॉच का, है ना भाई। अगर देखनी है तो फ़ोन में देख लो, बट एक है कि भाई चलो ठीक है, हवाबाजी के लिए एक अच्छा फीचर हमारे पास है। फिर कुछ को लगा कि नहीं, इसके अंदर कॉलिंग का फीचर होना चाहिए, तो उन्होंने ब्लूटूथ पे भी दे दिया। अब लाउड स्पीकर पे आप बात कर रहे हो, अब हो सकता है कि वो कॉल लाउड स्पीकर पे लेने के लिए ना हो, अगेन फिर फ़ोन ही निकालना है, तो फ़ायदा क्या अगेन उस चीज़ का। तो समझ नहीं आता मुझे स्मार्ट वॉच। घड़ी एनालॉग ही बढ़िया होती है, ठीक है। स्मार्ट वॉच बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़, क्योंकि यूएस की रिसर्च है कि भाई आप एप्पल की 90,000 की घड़ी पहन लो, वो आपके हेल्थ स्टेट सारे गलत बता रही है, तो फ़ायदा क्या स्मार्ट वॉच का कि भाई हमारी हार्ट बीट इतनी चल रही है, हमें फीवर नहीं हो रहा है, ये है वो है, सारी चीज़ें वो एक कल्चर में आ गया, बट उसका फ़ायदा नहीं। बस उसका मुझे एक बेनिफिट नज़र आता है, वो ये कि एक बंदा अगर अपने घड़ी के डायल से बोर हो रहा है तो उसका वॉच का फेस चेंज कर सकता है, बस वो एक फ़ायदा मुझे नज़र आता है। इसके अलावा दूसरा कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बैटरी ड्रेनेज वो सबसे ज़्यादा, जितनी हाईटेक लोग उतनी जल्दी बैटरी ख़त्म होगी उसकी, उसको फ़ोन से ज़्यादा तो उसको चार्जिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऑलवेज ऑन, अब सारे फीचर अगर ऑन करो तो बैटरी 4-5 घंटे चलती है। एप्पल वॉच की भी सेम ही हाल है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ के अंदर। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग किसी लाइव पेज का एक कोड व्यू कर सकते हैं। दूसरा, ये सभी टैग्स जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए थे, ये सभी टैग का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इस पेज को बनाने में। लेकिन हम लोग आउटपुट जो बॉडी में देख रहे हैं वो सिर्फ 2 ही टैग का देख रहे हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ। बाकी के टैग्स का काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए है, बेस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको डॉक टाइप HTML कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका भी कोई आउटपुट नहीं है। टाइटल का आपको आउटपुट दिख रहा है क्योंकि ये हेड के अंदर ही स्टोर होता है, जिससे आपको यहाँ पर अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट मेंशन है। बॉडी टैग जो कि हमारा प्रोजेक्शन का काम करता है, यानी कि ये पेज होता है, बॉडी जो होता है, जैसे आप लोग इलस्ट्रेटर या जैसे भी एनिमेट सीखे हैं तो वहाँ पर एक आर्टबोर्ड बनाते हैं ना आप लोग, कंट्रोल एन करके वाइट एरियाज होता है, तो एक तरह का इसको सम सॉर्ट ऑफ आर्टबोर्ड ही समझो आप, जिसको स्टेज या सीन भी बोलते हैं हम लोग उसमें। तो ये आपका जो पार्ट है, बॉडी में जो भी आप लिखोगे वो आपको कहाँ दिखाई देगा, इस जगह पर, और टाइटल में जो भी आप लिखेंगे वो आपको ऊपर दिखाई देगा टॉप में, ठीक है। तो ये सभी टैग्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो सभी के बारे में लिखा है किसका क्या काम है। तो ये पार्ट डिक्लेरेशन डिफाइन करता है आपके ब्राउज़र के अंदर कि भाई ये पेज HTML5 है, इसके थ्रू आपका रूट लैंग्वेज का पता चलता है, ये आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये पेज के टाइटल को प्रोजेक्ट करेगा टाइटल या टैब के अंदर, ये आपके बॉडी कंटेंट को डिस्प्ले करेगा जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, टेबल, लिस्ट एटसेट्रा, बहुत सारी और भी मेनी मोर आपके एलिमेंट्स हैं जो उनको हम लोग देख सकते हैं। यह H1 है जो कि एक लार्ज हेडिंग प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, एंड ये एक पैराग्राफ है जो कि एक पैराग्राफ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने एलिमेंट का नाम सुन लिया ना यहाँ पर, तो वैसे तो अर्लियर हमें क्लियर हो ही गया है कि भाई एलिमेंट क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाई अ स्टार्ट टैग। स्टार्ट मतलब ओपनिंग टैग, कि ये शुरू हुआ यहाँ से, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इस पेज को देख रहे हैं तो ये HTML यहाँ शुरू हुआ, इसके अंदर कुछ कंटेन है, और यहाँ पर ये क्लोज हुआ, हेडिंग स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, टाइटल स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो हम लोग ये टैग्स देखते हैं, ध्यान रखना टैग्स ऑलवेज कम्स इन कॉम्बिनेशन, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों चीज़ें ज़रूर होंगी। 95% टैग्स जो हैं वो कंटेनिंग टैग होते हैं, यानी कि जैसे टाइटल है उसने कुछ अपने अंदर कंटेन किया हुआ है ना।
5% टैग्स ऐसे आते हैं जो नॉन कंटेनिंग होते हैं, जैसे कि मेटा स्टार्ट तो हुआ लेकिन बंद नहीं हुआ, या जैसे ये हम लोग दूसरा मेटा देख रहे हैं, ये भी नॉन क्लोजिंग टैग है आपका। इस तरह से इमेज एक टैग होता है, वो भी क्लोज नहीं होता है। एच आर होता है, वो भी क्लोज नहीं होता है। बी आर होता है, वो भी क्लोज नहीं होता है। इनपुट्स होते हैं फॉर्म के, जितने नंबर ऑफ टैग्स, वो भी क्लोज नहीं होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टैग्स हैं जिसको मैं 5% में कंसिडर करके चलता हूँ। 95% टैग्स कम्स विद कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यानी कि वो ओपन होंगे, क्लोज जरूर होंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टैग नेम, कोई मैसेज जो भी आप अपना स्टोर करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर टैग नेम आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। जैसे एग्जांपल के लिए H1 टैग, दिस इज अ हेडर, H1 क्लोज, दिस इज अ पैराग्राफ, स्टार्ट हुआ एंड क्लोज हो गया। सो ओपनिंग जो होती है टैग की वो इस तरह से होती है, देन आपका कुछ इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद उसकी क्लोजिंग। तो मैंने यहाँ पर जैसे 2 कंटेनिंग टैग दिखाए, एक मैंने नॉन कंटेनिंग टैग लिया विच इज़ BR। BR स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेंट नहीं होता है और ये क्लोज भी नहीं होगा, बस ओपन होगा, काम खत्म, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो समझेंगे किस तरह से काम करता है। सो सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक BR एलिमेंट। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स या एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग, उनकी कोई एंडिंग नहीं होती है। जैसे भी आपने मेटा का एग्जांपल देखा या BR हो गया, और भी आप आगे चल के बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेमस जो ब्राउज़र्स हैं वो हैं क्रोम, एज, फायरफॉक्स एंड सफारी। इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। A browser does not display the HTML tag but use them to determine how to display the document. आपने नोटिस किया होगा जब मैंने वो पेज अपना ओपन किया था यहाँ पर कोड में, तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है बट आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ ये चीज़। तो ध्यान रखना कि जो भी आपके टैग होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन प्रिंटेबल होते हैं। इनको ब्राउज़र अपने इंजन में प्रोसेस करता है और उससे ये इन्फॉर्मेशन लेता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उसमें, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन वो ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा आपका। सो टैग प्रिंट नहीं होते हैं। तो बट पॉइंट ये आता है कि फिर मेरे टैग ब्राउज़र में कैसे प्रिंट हो रहे हैं। अगर टैग प्रिंट नहीं होते तो मेरे टैग ब्राउज़र तक कैसे पहुँचे, क्योंकि नॉर्मली तो यहाँ पर टैग दिख नहीं रहा। तो ये नहीं लाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए पीछे कुछ यूनिक कोड लिखने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कोड को, तो कुछ यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी, जैसे %LT, %GT, मतलब %LT मतलब लेस देन, GT मतलब ग्रेटर देन, तब जाके ये बना लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल। यानी कि अगर आपने लेस देन ग्रेटर देन डायरेक्ट कीबोर्ड से प्रोड्यूस किया तो ब्राउज़र उसको रेंडर नहीं करेगा, बट अगर आपने उसको इस तरह से लिखा तो वो आपका रेंडर होगा। तो ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा, नहीं तो आपका ये आउटपुट दिखेगा नहीं यहाँ पर और हमें समझ में आएगा नहीं। तो समझाएंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका कि किस तरह से ये चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं। तो एक HTML पेज की कोडिंग ये होती है, HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, आपका कुछ मैसेज, देन बॉडी क्लोज, उसके बाद में HTML क्लोज हो जाता है हमारा। नोट, the content inside the body section will be displayed in a browser. The content inside the title will be shown in the browser's title bar or in the page tab. यानी कि अगर मैंने इसको इस तरह से अलग कर लिया तो टाइटल बार में दिखाई देगा, और अगर ये ग्रुप है इन टैब्स के साथ में तो आपको टैब के ऊपर दिखाई देगा। दिस इज़ कॉल्ड टैब मोड, दिस इज़ कॉल्ड ब्राउज़र मोड, है ना, इस तरह से। बात करेंगे HTML की हिस्ट्री और इसके एवोल्यूशन के बारे में कि कब स्टार्ट हुआ और कब से लेके आज की टिल डेट तक इसके कितने अपडेट नंबर ऑफ आ चुके हैं, ठीक है। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WWW, देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML। फर्स्ट टाइम इसको टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया था 1989 में, बट यहाँ पर HTML इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ WWW इन्वेंट हुआ आपका, है ना। 1991 में जाके आपका टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया HTML। देन 1993 में डेव रेगेट ने ड्राफ्ट किया HTML प्लस वर्जन, जिसको हम बोलते थे 1, और 1995 में जाके HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड HTML 2.0, जहाँ से बननी स्टार्ट हुई वेबसाइट्स। 1995 से लेके यहाँ तक की जो जर्नी आप देख रहे हैं 2017 तक,
इसके बीच में टाइम के साथ साथ अपडेट्स आते गए। बट जो सबसे अमेजिंग अपडेट आया था इसका वो था 1999 में, जिसका मॉडल वर्जन था मतलब 4.01। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 1995 में 2.0, देन 1997 3.2, बीच में कोई 3 नहीं आया, सीधे 3.2, ठीक है। देन 1999 HTML का 4.01, 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ XHTML 1.0। अब ये XHTML क्या था? ये था एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML जब अपने अर्ली फेज में था तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये थी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा यूज़ होता था दैट टाइम, ठीक है। तो जैसे आज की डेट में क्रोम नंबर 1 पे चल रहा है ना, कि कुछ भी करना हो तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ क्रोम की तरफ ही जाता है और वहाँ जाके आप क्रोम में काम करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसी विंडो जब इंस्टॉल होती थी तो विंडो के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, जिसको आज की डेट में हम लोग एज के नाम से जानते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि आपके कंप्यूटर में अगर नेट कनेक्टेड है और आपको अगर क्रोम भी इंस्टॉल करना है तो क्रोम इंस्टॉल करने के लिए आपको चलाना तो एज ही पड़ेगा ना, तभी तो क्रोम लेके आओगे, नहीं तो क्रोम चलेगा कैसे, है ना। सो पहले के टाइम में जब ये क्रोम रोम नहीं हुआ करते थे तो एक दो वेब ब्राउज़र थे जो बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, जिसमें एक था आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडो यूज़र्स के लिए, मैकिन्टोश के लिए होता था सफारी, और एक ब्राउज़र और फेमस था वो था ओपेरा, ठीक है। ओपेरा का हम लोग यूज़ करते थे थर्ड पार्टी का, इसलिए भाई उसके अंदर ना स्पीड पुल करने की पावर थी। मान लो कि नेट की स्पीड मान लो 20 kbps आ रही तो उसको 40 kbps समझ लो, ऐसा वो बूस्ट कर देता था। बट उसके साथ में एक प्रॉब्लम ये था कि जब वो स्पीड पुल करता था बूस्ट के टाइम पर, वो बाकी जगह पर जहाँ भी इंटरनेट यूज़ होता था उस सब जगह पर उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। इसका ऐसा समझो कि हमने सारी ताकत एक एप्लीकेशन में लगा दी डाउनलोड में। जैसे अभी क्या हो रहा है कि ये कंप्यूटर जो हम लोग देखते हैं कि पता है ना आई सीरीज जो स्टार्ट हुई थी वो 3 से स्टार्ट हुई, देन i5 आया, देन i7 आया, देन i9 आया हमारा मार्केट के अंदर, लेटेस्ट अभी 9 चल रहा है अपना। तो ये आई का मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि मल्टीटास्किंग अगर आपको करनी है कंप्यूटर के अंदर, मतलब 3 का मतलब ये हुआ 3 साइमल्टेनियस टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। मे बी वो ब्राउजिंग हो सकता है, मे बी वो 2 कोई और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो 3 टास्क हो गए। ऐसी 5 आया तो मतलब 5 साइमल्टेनियसली आप चीज़ें कर सकते हैं, 7 में 7 कर सकते हैं, 9 में 9 चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, ड्यूल कोर, कोर टू डियो, सेलरॉन, इस तरह के जो कंप्यूटर चलते थे। तो मान लो आप वर्ड में काम कर रहे हो, अब आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको एक बंद करना पड़ता, फिर दूसरा चलाना पड़ता, नहीं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता था क्योंकि उसके अंदर पावर ही नहीं होती थी इतनी। तो आज की डेट में प्रोसेसर क्या है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो हम लोग नीचे देख लो कितनी सारी चीज़ें खोल के बैठे हुए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके कंप्यूटर में अच्छा खासा हार्डवेयर अवेलेबल हो। तो ये वाला जो वर्जन इन्होंने निकाला था HTML 4.01, ठीक है, और उसके साथ ही इन्होंने तुरंत निकाला था ये XHTML 1.2। तो प्रॉब्लम क्या था कि अलग अलग ब्राउज़र में HTML के टैग्स अलग अलग बिहेव करते थे, मतलब कहीं पर कुछ आउटपुट आ रहा है, कहीं पर कुछ आउटपुट आ रहा है। अब इसको फिक्स कैसे किया जाए? तो इन सबको फिक्स करने के लिए बना दी गई XHTML, जिसमें XML कोड डाल दिया गया। XML एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें यूज़र डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो उसके साथ इंटीग्रेट करके इसको जब लॉन्च किया इन्होंने तो हमारी सभी ब्राउज़र की प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई थी HTML की। तो ये चला आपका 2008 तक, और अब आप यहाँ देख रहे हैं 2008, यानी कि जो आप 2024 में 16 साल बाद पढ़ने जा रहे हो वो 2008 में आया था, ठीक है। यानी कि HTML5 का फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और 2012 में इसके स्टैंडर्ड सेट हुए, और 14 में W3C, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास लैंग्वेजेस के राइट्स रिजर्व होते हैं कि क्या अमेंडमेंट होने हैं, क्या उसके अंदर से डेप्रिकेट करना है, सारे राइट्स उनके पास हैं। तो W3C ने ये बोला कि भाई 2014 से अब जो वेबसाइट्स बनेंगी वो HTML5 ही होंगी, मतलब आप किसी और लोअर वर्जन में डिज़ाइन नहीं करेंगे, समझ गए। तो 14 से ऑफिशियल स्टेटमेंट बना कि जितनी भी साइट बने HTML5 होंगी, वो 4 नहीं होंगी, ठीक है। तो सोचे कि 8 के बाद लोगों को इतना लंबा टाइम लगा, 6 साल के अंदर मैं बताता हूँ बहुत तगड़ा चैलेंज किया था जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ। फीचर बड़े अमेजिंग थे, बड़े शानदार, बड़ा अच्छा लगता था, एक वेब डिज़ाइनर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब प्रॉब्लम ये कि भाई ब्राउज़र रेडी नहीं थे और लैंग्वेज आ चुकी थी। अब ब्राउज़र जो थे
उनकी जो ऑनर से जो जो उसको ऑन करते थे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता था, तो उनकी अपनी मोनोपोली थी कि भाई हम तो नहीं लगा रहे वाली फीचर अपने उसके अंदर, ठीक है। सफारी अपना अलग फाइट लड़ रहा है, मोज़िला अपना अलग फाइट लड़ रहा है, किसी ने दे दिया किसी ने नहीं दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी कि पहले के टाइम में एक वेबसाइट को जब हम लोग डिज़ाइन करते थे तो हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये होता था कि भाई पांचों ब्राउज़र पर टेस्ट करूँ, ठीक है, कि भाई वेबसाइट सब पर एक जैसी चल रही है, सब पर अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमने एलिमिनेट कहाँ की, 2000 में, और 2008 से लेकर 14 तक ये प्रॉब्लम ऐसी बरकरार रही। क्यों? क्योंकि जब तक सारे ब्राउज़र एक स्टैंडर्ड पर नहीं आ गए, ठीक है। क्योंकि अगर आप, सीधी सी बात है, आप एक क्लाइंट हो, आपने एक वेबसाइट में, आप ये तो नहीं चाहोगे ना मेरी वेबसाइट कहीं पर कुछ दिखाई दे कहीं पर कुछ दिखाई दे, आप तो यही चाहोगे ना कि भाई सब जगह पर एक जैसा आउटपुट होना चाहिए। तो इसलिए इसका रिकमेंडेशन 2014 में दिया गया, उससे पहले ये ट्रायल एंड टेस्टिंग में ही था। बट स्टिल अगर मैं आपको बताऊं तो ये अभी भी ट्रायल में ही है, एक्सपेरिमेंटल है इतने लंबे टाइम के बाद भी। देखो पब्लिक, इसको आपका ऑफिशियल दिखाता हूँ। एक वेबसाइट होती है W3C वैलिडेटर, जिसके भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा, मोर ऑप्शन, डॉक्यूमेंट टाइप, क्या लिखा रहा है HTML5 में? एक्सपेरिमेंटल। स्टिल ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है HTML5। बट हाँ ये है कि अब ब्राउज़र जो है सब एक लेवल पर आ गए, तो हमारी दिक्कत वो ख़त्म हो गई है। आज के डेट में आप आँख बंद करके अगर सारा काम क्रोम पर कर दो तो सब पर सही चल रहा होता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पहले बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज़ को लेकर। हेलो, चलिए। देन 16 में इसका एक और फिक्स निकाला गया, जिसका वर्जन बना 5.1। 17 में 5.1 इसका एक सेकेंड एडिशन आया, और 17 में इसका एक 5.2 के नाम से एडिशन और आया। सो अभी एट प्रेजेंट जो हम लोग कोडिंग सीखेंगे वो HTML5 तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली है 5.2। तब से 17 के बाद से इसका और कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके HTML की हिस्ट्री, कि भाई कब शुरू हुआ, किसने इन्वेंट किया, और कहाँ तक इसके वर्जन्स अवेलेबल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है कि 8 के अंदर मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की थी कंपनीज़ के अंदर, कि जब HTML5 आया तो बड़ा हड़कम सा मच गया था इंडस्ट्री के अंदर। एक तो अवेयरनेस बहुत कम, क्योंकि आज के में तो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं ना, जाओ देख लो पढ़ लो सीख लो। पहले के टाइम में इतना कुछ होता नहीं था, क्योंकि 5 में तो खाली यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुआ था, और यूट्यूब जब इंट्रोड्यूस हुआ था बड़ा ही वियर्ड सा उसका एक्सपीरियंस हुआ करता था, कुछ ढंग से नहीं होता था, वो तो बाद में रिफाइन होकर अच्छा बना, ठीक है। तो पहले ना प्रोग्रामिंग के उसमें बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत लिमिटेड लोग हुआ करते थे जिनको अवेयरनेस होती थी इस चीज़ के बारे में। तो 8 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ना क्या करा, जैसे देखा कि भाई मान लो मेरे को एक फॉर्म बनाना है जिसमें एक मुझे कैलेंडर की रिक्वायरमेंट है। तो पहले का जो ट्रेडिशन था वो ये था कि भाई आप jQuery जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैलेंडर बनाओगे। अब एक बंदे को पता चला भाई ऐसे ऐसे HTML5 के अंदर एक आया है इनपुट टाइप डेट, उससे कैलेंडर बन जाता है। तो वो क्या करता है, बंदा फटाफट से जाके लगाया और ठीक है उसने सबको चमका दिया। अब क्या होता है कि जब एक यूज़र जो है उस पर्टिकुलर डिज़ाइन फॉर्म को लेके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आता है तो वहाँ कैलेंडर काम नहीं कर रहा, और आपने वेबसाइट बना दी, लाइक कोई बुकिंग मैकेनिज्म, लाइक कोई होटल बुकिंग की साइट हो गई या कोई टिकटिंग प्लेटफॉर्म आपने डिज़ाइन कर लिया, वहाँ पर वो काम नहीं कर रहा, यानी कि हमने टेस्टिंग नहीं किया उसका कि वो सब पर चलेगा कि नहीं चलेगा। आप जिस ब्राउज़र पे काम कर रहे हो उस पर वो चल रहा है। तो एक 2008 के टाइम पर एक बहुत फेमस ब्राउज़र हुआ करता था मैक्सथॉन ब्राउज़र के नाम से। ये देखो अभी भी स्टिल अवेलेबल है, ये ब्राउज़र होता था, ठीक है। ये ब्राउज़र 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये दुनिया का एक ऐसा वेब ब्राउज़र था जिसने सबसे पहले HTML5 के सारे फीचर अपने अंदर डाल दिए थे। अब जैसा कि तुम्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कोई ब्राउज़र होता है, नहीं पता ना मैं भाई, हम तो जानते हैं या तो क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको हम लोग आज के में एज या फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया। तो ऐसी चीज़ का भी होने का क्या फ़ायदा जिसके बारे में दुनिया ना जानती हो, लेकिन HTML5 इस पर चल रहा है। तो जो लगाता था वो चला के इस पर दिखा देता था कि देखो इस पर तो सब सही चल रहा है, मुझे नहीं पता कि पास क्यों नहीं चल रहा है। तो वो गलत था, चीटिंग थी एक तरह से एंड यूज़र के साथ।
तो ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ मत करो जो बेसिकली जिसके बारे में लोग अवेयर ना हो। हमें एक ऐसा जनरल स्टैंडर्ड पे काम करना होता है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो जैसे फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र होता है, आप सभी ने सुना होगा मोजिला के नाम से। मोजिला का ही दूसरा ब्राउज़र आता है वाटरफॉक्स, अब उसके बारे में नहीं सुना होगा हम लोगों ने। तो वाटरफॉक्स क्या होता है, वो एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ होता है। आगे देखो वाटरफॉक्स ब्राउज़र, सो ये आपका मोजिला ने ही बनाया है वाटरफॉक्स, ठीक है। सो ये ब्राउज़र आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, देखो लिखा है इट क्लेम्स टू बी एथिकल एंड यूज़र सेंट्रिक एम्फसाइजिंग परफॉर्मेंस एंड प्राइवेसी। सो एथिकल वाले लोग जनरली इसको प्रेफर करते हैं, और ये 2011 में लेके आया गया, ठीक है। और ये वही दौर था जब इंटरनेट के अंदर डार्क वेब बहुत ज़्यादा फेमस होना स्टार्ट हुआ था। सुना होगा डार्क वेब, यानी कि जो अभी हम लोग वेब चला रहे हैं ये पॉजिटिव साइड है, वो एक नेगेटिव साइड है। यानी कि उस नेगेटिव साइड में बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं जो एथिकल नहीं है ना, वो सारी चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया अच्छे से, ठीक है। और एक वेब पेज बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है उसका मैंने आपको कोड भी दिखाया, ठीक है। फाइल आपके साथ शेयर होगी, मैं इसका ड्राइव पर लिंक बना दूंगा, आप सभी के पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर HTML एडिटर्स। तो देखो ये नोटपैड होता है, नोटपैड के अंदर ही पूरी कोडिंग की जाती है इसकी, ठीक है। हम इस फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे, और हमने इसमें कुछ मेंशन किया होगा, ठीक है। तो देखिए HTML एडिटर्स, अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ ऑल यू नीड टू लर्न HTML। मतलब जैसे कि नोटपैड के ऊपर हम लोग कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर लाइक जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस या फिर VS कोड, ऐसे बहुत सारे, जैसे सबलाइन में आता है बहुत सारे हैं। तो वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad for PC and TextEdit for Mac. अगर आपने HTML के साथ फ्रेंडली होना है तो आपने किसी एडिटर पर नहीं जाना है, आपने नोटपैड से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आप एक एरर फ्री कोड लिखना सीखते हैं और आप HTML के टैग के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। करने के लिए हम लोग VS कोड से शुरुआत कर सकते हैं, बट वो एक तरह का चीट है। मतलब आप सीधे अगर शॉर्टकट में चले जाओगे तो आप इंटरव्यू कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। उस केस में आप जाके इंटरव्यू बोलेंगे जी मुझे VS कोड पर कोड करना आता है, कंपनी कहेगी नहीं हम तो नोटपैड पर करेंगे, तो आप क्या होगे, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। बट अगर आपको नोटपैड पर आता है काम करना, कंपनी ने आपको VS कोड दे दिया, आपके बल्ले बल्ले, है ना। और अगर नोटपैड मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक कहावत है ना, होप फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स, यानी कि ख़राब की तैयारी बढ़िया करके चलो। तो नोटपैड पर अगर मुझे काम करना होगा चाहे जैसा मर्जी हो मैं कोड कर सकता हूँ। तो जैसे भी हाल फिलहाल में हमारे कुछ स्टूडेंट के साथ स्कैम हो गया, जब वो इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने VS कोड पे तैयारी की हुई थी, बहुत समझाया था कि नहीं चलाना, अब वो यहाँ पढ़ते नोटपैड पर थे, घर जाके VS कोड पे काम कर लेते थे। मुझे पता था, मैंने उनको क्लियरली बोला था ये चीज़ कि आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा। अब इंटरव्यू में क्या हुआ, ना तो उन्हें VS कोड मिला, ना ही उन्हें नोटपैड मिला। अब उन्हें क्या मिला, उन्हें बोला कि ये वेबसाइट है और
ये लो पेपर पेन और कोड लिखो उसके ऊपर। अब नोटपैड पता होता तो कोड लिखना भी है। जब हमने कभी समझा ही नहीं उस चीज़ को तो हमें कैसे समझ में आएगा। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो हम भी अपनी जो जर्नी रखेंगे वो नोटपैड पर ही रखेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक। जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग किसी एडिटर में स्विच करेंगे। ठीक है, करने के लिए मैं आज डे 1 से भी करा सकता हूँ, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर मेंशन है, फॉर लर्निंग HTML वी रिकमेंड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। तो मैकिंतोश में जो लोग काम करते हैं उसमें टेक्स्ट एडिटर चलता है और विंडो में नोटपैड चलता है। We believe that using a simple text editor is a good way to learn HTML. जहाँ पर आपको कोई हिंट ना आए कि भाई क्या करना है आगे, सब कुछ आप यहाँ से चलाएं उस चीज़ को। So write some HTML, write a copy of the following code in your HTML editor। यानी कि अगर आपने ये कोड कॉपी किया और पेस्ट करके अगर आपने अपने नोटपैड में डाला तो आपका एक पेज बन के रेडी हो जाएगा इसकी हेल्प से, क्योंकि बहुत सारा कोड यहाँ पर अवेलेबल है जिससे एक पेज प्रोड्यूस होता है। तो देख सकते हो मैंने इसमें जैसे नहीं लिखा लैंग्वेज एट्रीब्यूट, मैंने इसमें किसी मेटा का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल HTML की बात कर रहे हैं अभी। वो सब लेटर ऑन की चीज़ें कि व्यू पोर्ट हमें लगाना है या फिर हमें कैरेक्टर सेट लगाना है नहीं लगाना है। एक HTML पेज बनाने के लिए सिर्फ इतना पार्ट हमें रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सेव दी HTML पेज, सेव दी फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल, सेव एज इन द नोटपैड मेन्यू, name the file like index.html and set the encoding to UTF-8 which is preferred encoding for HTML files। टिप्स क्या है यहाँ पर, you can use either .html or HTML as file extension, there is no difference, it is totally up to you कि आपने किसके साथ करना है। देखो अर्लियर फेज में जब HTML इंट्रोड्यूस हुआ था तो फाइल का नेम .html नहीं लिखा जाता था, ओनली HTML चलता था। बाद में जब इसका रिफाइनमेंट हुआ 1999 में तब HTML लिखना स्टार्ट किया। सो वो आज तक चल रहा है, आप लिखें या ना लिखें टोटली अप टू यू, काम करते हैं दोनों चीज़ें। नेक्स्ट, व्यू दी HTML पेज इन योर ब्राउजर, ओपन द सेव HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउजर, डबल क्लिक ऑन द फाइल और राइट क्लिक एंड चूज ओपन विद ब्राउजर। तो जैसे मैं इस कोड को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि न्यू फाइल बना के इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S करते हैं और जिस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं वो लोकेशन है डेस्कटॉप MWF 332.5 और यहाँ पर हम इसको एक नेम दे देंगे लाइक index.html। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनकोडिंग ऑटोमेटिकली आ रहा है लिखा हुआ UTF-8। सेव किया हमने, पेज का नेम क्या है, टाइटल में डॉक्यूमेंट। अब जब मैं इस इंडेक्स फाइल को यहाँ से रन करूँगा ना तो आप वो नोटिस करेंगे ऊपर डॉक्यूमेंट हमारा रिटर्न आ रहा है, यानी कि पेज हमारा बन के रेडी हो चुका है इसके थ्रू। ठीक है, तो एक HTML पेज बनाने के लिए इतना करना होता है, यानी कि जब भी आप एक पेज बनाओगे ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं, आपने करने ही करने हैं हर बार। बॉडी में क्या लिखना चाहते हो दैट इज़ अप टू यू कि मुझे क्या प्रिंट कराना है, हेडिंग करना है, पैराग्राफ करना है, जो भी आप करना चाहें। बट ये तो आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए कि बॉयलर प्लेट लिख दो, इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं, इसके ऊपर ही पूरा कोड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बेस है आपका, इसको भूलना नहीं है, यह एकदम आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। लिख के इसको 3-4 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे आपको याद हो जाएगा कि क्या चलाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने का मैंने आपको प्रोसेस दिखाई दिया है। HTML के बेसिक्स की हम लोग बात करेंगे। ऐसे करेंगे कट और अपने फोल्डर में कॉल। HTML बेसिक एग्जाम्पल, HTML documents. So all HTML documents must start with a document type declaration, doc type HTML. The HTML document itself begin with HTML and end with HTML
टैग, द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इन बिटवीन बॉडी एंड बॉडी टैग, है ना, यानी कि स्टार्ट एंड क्लोज. The doc type declaration represents the document type and helps browser to display web page in correctly manner. It must only appear once at the top of the page before any HTML tag. The doc type declaration is not case sensitive. Sometimes आप इसको small में भी देखेंगे, sometimes आप इसको capital में भी देखेंगे, तो कैसे भी चला सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस तरह से ही लिखिएगा इसको. HTML में हेडिंग्स की हम लोग बात करते हैं. HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स. ठीक है, आता हूँ. एंड H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग एंड H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, यानी कि H1 लार्जर प्रोड्यूस करता है और H6 स्मॉल साइज प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज के लिए इतना रखते हैं. ठीक है.